तो फ्रेंड्स आज के ये हमारे पास एक पीसीबी सामने पड़ा हुआ है जो कि रिपेयरिंग के लिए आया है, लेकिन इसमें क्या ख़राबी थी और ये कैसे ठीक हुआ तो आगे चल के हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी सिंपली जो है वो इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या क्या इसमें लगा हुआ है और आगे चल के आप मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखें, इसमें जो है कनेक्टर है जो कि हाई साइड कनेक्टर है, यहाँ पे 220 वोल्ट आते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक वो लगा हुआ है जी दूसरा कनेक्टर है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट दिए जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है? ये होता है जी इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए। तो इसमें देखें, ये जो नॉर्मली SMPS जो PCB होते हैं उनसे थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं। आगे चल के मैं आपके चूँकि एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा इसमें भी लॉजिक्स मौजूद हैं, लेकिन ये है कि उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे देखें, जब इस ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है जी SMPS की जगह पे, तो क्या होता है कि इसको हम 220 वोल्ट यहाँ पे देते हैं और 12 वोल्ट हमें ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे दे देता है। तो इस तरह से ये 12 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं। और आगे जो है देखें, यहाँ पे 6 डायोड्स लगी हुई हैं, जबकि रेक्टिफायर में तो 2 डायोड्स यूज होती हैं। तो चलिए आगे चल के आपको ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा देखें, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 1000 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट का है। तो ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं ये क्या काम करता है। इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेटर तो को आप जानते ही होंगे, तो 7805 का ये वोल्टेज रेगुलेटर है, जिसके बारे में भी काफ़ी जानते होंगे आप। तो स्विचिंग रिले है, कैपेसिटर है। इसके अलावा यहाँ पे ULN 2003 लगी हुई है, डार्लिंगटन है, और एक EPROM लगी हुई है और एक माइक्रो कंट्रोलर है। तो इसके अलावा इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें, फ़ैन के लिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक जो ट्रायक IC लगा हुआ है जो कि है जी AQ2223। तो ये IC जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जी फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने एक ये एक्सप्लेन किया था। तो क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो पल्स की सूरत में इस IC को जिसको डार्लिंगटन को देगा और डार्लिंगटन जो है वो इसको पल्स देगा। और यूँ क्या होता है कि इसके जो ट्रायक है वो खुल जाता है और सप्लाई यहाँ पे आना शुरू हो जाती है, और यूँ ये फ़ैन जो है वो ऑन हो जाता है। और ऑन होके फिर इसकी पल्स अगर स्लो आएंगी तो फ़ैन जो है वो स्लो घूमेगा, अगर पल्स थोड़ी तेज़ आएंगी तो मीडियम स्पीड हो जाएगी, और अगर बिल्कुल ऑन कर देगा और छोड़ देगा तो ये एक ही स्पीड पे फुल स्पीड पे घूमता रहेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो देखें, यहाँ पे एक डायोड भी लगी हुई है, सॉरी रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसके अलावा एक और रेजिस्टेंस है, ये तकरीबन 51 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो ये भी फ़ैन को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये सिस्टम को जो इस तरफ वोल्टेज रेगुलेटर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई है। बाकी इसमें ऐसी कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन ये इंटरनली इसकी स्कीमेटिक कैसी होती है तो चलें वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने तमाम पार्ट्स तो आपको बता दिए कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इंटरनली जो है वो काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसकी स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बना ली हुई है, तो मैं आपको इसकी स्कीमेटिक डायग्राम से ये समझा देता हूँ। तो देखें, क्या होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे हम जो है वो 220 वोल्ट देते हैं, 230 वोल्ट देते हैं, तो वो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग से 12 वोल्ट AC वोल्ट हमें दोबारा जो है निकाल के देता है। तो जब यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाते हैं तो फिर उनको हमने DC में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोसीजर मैंने आगे बना दिया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ तो वो कैसे होता है। लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको जब मैं आपको PCB दिखा रहा था तो उसमें मैंने दिखाया था कि 6 जो है उसमें डायोड्स लगी हुई हैं। तो उनका क्या मकसद है, तो देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 डायोड्स यहाँ पे मैंने बनाई हैं। लेकिन पहले हम 2 डायोड्स के बारे में समझेंगे, फिर अगली 4 डायोड्स का समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये 4 डायोड को ऊपर वाली को छोड़ दें, ये 2 जो नीचे वाली डायोड्स हैं, एक और ये 2 दूसरी डायोड। तो ये डायोड्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है जी, यहाँ पे बनाया गया है जी फुल वेव रेक्टिफायर बनाई गई है, सिग्नल्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे जब फुल वेव रेक्टिफायर वेव्स आएंगी तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमें मल्टीमीटर से जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए। तो जब 12 वोल्ट आएंगे तो यहाँ पे सही से काम आगे चलेगा, और अगर 12 वोल्ट नहीं आते तो फिर ये काम ख़राब होगा। लेकिन इनमें से अगर फिर कोई एक डायोड ख़राब है तो ये फिर 12 वोल्ट यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे 4.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो 12 वोल्ट यहाँ से जब इंटर होंगे इसकी अगली साइड पे तो हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप होने से 4.7 4.16 4.18 वोल्ट यहाँ पे हमें मिलने चाहिए इस पॉइंट पे। इसके बाद क्या होगा कि आगे फिर से 4.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो फिर से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो ड्रॉप हुए तो हमें यहाँ पे 0.6
67 जो है वो वोल्ट मिलने चाहिए, तो ये काफ़ी कम हो जाएंगे वोल्ट। फिर इसके बाद क्या है कि जब अगर मैं इसमें से कोई सिस्टम यहाँ पे ये रजिस्टर ख़राब हो गई, ये ख़राब हो गई, तो फिर भी सिस्टम सही काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर ही रीसेट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। वो कैसे? वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसा है सिस्टम में लगाया गया है क्या, मैं आपको वो आगे करके थोड़ा दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे आप जब देखेंगे सिस्टम में, तो यहाँ पे एक वोल्टेज डिटेक्टर लगा हुआ है। ये 3 वोल्ट का वोल्टेज डिटेक्टर है और ये 2-3 फंक्शन करता है। तो एक फंक्शन है इसका जी, इसके माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करना है। फिर दूसरा फंक्शन ये है कि मॉनिटर वोल्टेजेस को चेक करते रहना है, ताकि अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है तो ये उसको सिस्टम को बंद कर दे। तो अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर ये जो है वो पूरा सिस्टम हमारा कंट्रोलर ही काम नहीं करेगा, क्योंकि एज अ फीडबैक के तौर पर भी ये सिस्टम जो है माइक्रो कंट्रोलर को दे रहा होता है कि हमारे जो सप्लाई आ रही है वो ठीक ठाक आ रही है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इसलिए इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर ही ये तमाम प्रोसीजर जो है वो आगे काम करेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जी अगली जो 2 रेक्टिफायर्स लगी हुई हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखें जो आगे ये 2 तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन आगे जो 4 हैं, तो ये जी ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे बनाया गया है। तो ब्रिज रेक्टिफायर आप सिंपली जानते होंगे कि जहाँ पे 4 डायोड्स को आपस में जोड़ा जाए तो वहाँ पे एसी वोल्टेजेस को डीसी में कन्वर्ट करने का काम लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 12 वोल्ट जब इस ब्रिज रेक्टिफायर में आते हैं तो फिर क्या होता है जी, वो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ फिर आगे मैंने जैसे आपको दिखाया कि वहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर जो है वो 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और 25 वोल्ट उसकी कैपेसिटी है। तो वहाँ पे हमें 17 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर यहाँ पे 17 वोल्ट आएंगे तब ही जाके आगे सिस्टम जो है वो काम करेगा। फिर इसके बाद में सिस्टम जो है वो 17 वोल्ट जो है वो कहाँ चले जाते हैं जी, वो यहाँ पे आ जाते हैं जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा वायर को हटा देते हैं। तो क्या होता है कि जब 17 वोल्ट जो आ जाते हैं तो देखें 17 वोल्ट यहाँ पे आएंगे। 17 वोल्ट आने के बाद जबकि मैंने आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दी जो कि 51 ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी होगी तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 13 वोल्ट डीसी मिल जाएंगे। तो 13 वोल्ट डीसी मिलने से हमें क्या होगा कि एक कैपेसिटर भी लगाया गया यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये 13 वोल्ट इस 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर में जाएंगे जो कि 7805 का है, तो ये क्या करेगा, हमें लेगा तो ये 13 वोल्ट, लेकिन आउटपुट हमें देगा 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट जो है वो तमाम फिर यूज़ किए जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर और तमाम जो लो वोल्टेज डिवाइसेस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए ये वोल्टेज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो 13 वोल्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको रिले दिखाई, स्विचिंग रिले, इसकी जो ULN 2003 डार्डिंगटिंग जो जिसने के तमाम हाई चीज़ों को ऑन करना है, तो ख़ासतौर पे जो रिले स्विचिंग रिले है उसको ऑन करना है। जब माइक्रो कंट्रोलर ULN 2003 को सिग्नल देगा तो फिर इन्हीं वोल्टेज की वजह से जो है वो रिले जो ऑन होगी। अगर ये वोल्टेज सही नहीं आएंगे तो फिर ये PCB भी काम सही नहीं करेगा और जो स्विचिंग रिले है वो भी काम अच्छे से नहीं करेगी। अब यहाँ पे मैंने आपको मल्टीमीटर के वोल्टेजेस तो बता दिए जगह जगह से, लेकिन अभी हम ऑसिलोस्कोप से तो आपको मैं इसके वेव्स दिखाता हूँ कि इसके वेव्स कैसे काम करते हैं। तो देखें ये PCB मैंने जो है वो ऑन कर दिया। इसकी जो रेड लाइट है वो आपको जलती हुई नज़र आ रही होगी। एक दफ़ा मैं इसको ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखें रिमोट से इसको ऑन करते हैं, तो देखें जी, ये देखें जी इसकी 16 और ये देखिए इसने स्विचिंग भी कर दी है, ऑन हो गया है। तो लेकिन हमें चूँकि ऑन नहीं चाहिए था, अब ये E6 एरर देगा। चलें हम ऐसे करते हैं कि इसके वेव्स को जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे जो बन रही है इसकी वेव, तो देखें मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो इसके जो पहले वाले 2 जो डायोड्स थी, तो वहाँ पे हम वेव्स को चेक कर लेते हैं। तो देखें मैंने इसके पे यहाँ पे लगाया, इसको ऑटो प्रेस किया, तो देखें यहाँ पे इसकी वेव अभी बनना शुरू हो जाएगी। तो फुल वेव यहाँ पे देखें, ये जी इसकी फुल वेव, तो ये फुल वेव बन रही है। देखें ये E6 एरर इस पर आ गया चूँकि इसके साथ फैन मोटर कनेक्ट नहीं है, तो फुल वेव बन रही है और यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहे हैं। ऑसिलोस्कोप हमें यहाँ पे 8 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि मल्टीमीटर से यहाँ पे 12 वोल्ट हमें मिलते हैं। इसी तरह से जो 4.7 की जो रेजिस्टेंस थी, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है जी, तो ये चेक कर लेते हैं। इसके बाद क्या था, तो देखें अभी इसको हमने लगाया, तो ये जी दोबारा प्रेस कर लें इसको, तो अभी देखते हैं जी इसकी वेव अभी आ जाएगी, क्योंकि ये भी
हाफ फुल वेव बनेगी, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2.80 वोल्ट ही मिल रहे हैं जी, जबकि मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो 4.16 वोल्ट आपको मिलेंगे। यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के टेस्ट में। तो देखें अब यहाँ पे जो इसका ये था वोल्टेज डिटेक्टर था, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो था इसकी VCC थे, इस पर हम लगा लेते हैं। तो देखें ये हमें यहाँ पे सिग्नल मिल रहे हैं। जब ऑटो प्रेस किया तो दोबारा से हम इसके देख लेते हैं तो यहाँ पे कितने वोल्ट आएंगे। तो देखें जी, ये इसके यहाँ पे सिग्नल मिल रहे हैं जो कि डिजिटली इसको जो है वो कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल दे रहे हैं। और यहाँ पे 2.24 वोल्ट हमें माइक्रो जो ऑसिलोस्कोप है वो दिखा रहा है। लेकिन अगर आप मल्टीमीटर से देखेंगे तो 336 मिली वोल्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो दोनों में वोल्टेज को चेक करने में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए मल्टीमीटर की चेकिंग और ऑसिलोस्कोप की चेकिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन आप चेक कर सकते हैं नॉर्मली मल्टीमीटर से भी और ऑसिलोस्कोप से भी, आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा देखें इसकी हाई साइड पे ये देखें, जब इसकी जो ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ब्रिज रेक्टिफायर पे हमें किसी किस्म की कोई वेव नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ DC वोल्टेजेस मिलेंगे। देख लें, अभी मैंने लगा दिया है इसको। तो अभी देखें यहाँ पे, ये देखें जी, ये एक वेव आ रही है ऊपर की तरफ और नीचे हमें 16.6 वोल्ट वो है वो शो किए जा रहे हैं। इसी तरह से जब हम इस कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं तो कैपेसिटर पर भी सेम ही हमें वोल्ट मिल रहे हैं। इसके बाद जो रेजिस्टेंस थी, जो 51 ओम्स की रेजिस्टेंस थी, इसके आर पार चेक कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ हम जब चेक करेंगे तो देखें हमें यहाँ पे 13 वोल्ट या 12 वोल्ट यहाँ पे कुछ मिल जाएंगे हमें। तो ये देखें 13.4 वोल्ट मिल रहे हैं। और देखें यहाँ पे हमारी थोड़ी सी जो फ्लक्चुएशन भी हल्की सी वो हिल रही है वेव जो है, लेकिन ये इस वक्त PCB बिल्कुल सही काम कर रहा है, ऐसा इसमें कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा इसके आउटपुट को देख लेते हैं, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट है। उसको जब चेक किया तो देखें यहाँ पे हमें स्टेबल जो है 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, 4.80 वोल्ट। तो इस तरह से ये तमाम PCB अपनी जगह और तमाम कंपोनेंट्स जो है जगह जगह पे काम कर रहे हैं और वेव जैसी काम कर रही हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी इसके फॉल्ट की, कि इसमें फॉल्ट क्या था। तो देखें अक्सर जो है वो दोस्त इस चीज़ के वाकिफ़ होंगे कि जब हाई वोल्टेजेस के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है तो अक्सर ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब होता है। और इसके अंदर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर मैंने ट्रिक बताई हुई है कि आपने ट्रांसफार्मर को कैसे ठीक करना है अगर इसमें फॉल्ट आता है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो कस्टमर है उसने हमें ट्रांसफार्मर नहीं भेजा है, इन्होंने सिर्फ हमें PCB भेजा था और PCB इनका बिल्कुल ठीक है। और मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम चेक कर लेंगे ट्रांसफार्मर को कि वो ख़राब है कि नहीं, बाकी अगर आपके में PCB में कोई फॉल्ट है तो हमें ठीक करके भेज दें, अदरवाइज़ हमें वापस दे दें, वैसे कर दें, वैसे भेज दें। तो अब ये PCB चूँकि बिल्कुल ठीक है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो इस तरह से इसमें कोई फॉल्ट नहीं था।